मैं सुकेश सर यूनिक न्यू भारतीय एविएशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इस सीरीज में रीजनिंग के क्लास में कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन जो है आने वाले जो भी एग्ज़ाम थे मतलब प्रीवियस एग्ज़ाम की बात करता हूं तो ALP ले लें, NTPC ले लें, ग्रुप डी ले लें, RPF ले लें या फिर SSC हो या बैंक का एग्ज़ाम हो या फिर अदर्स कोई भी एग्ज़ाम हो। आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है और बहुतों बच्चों को छकाया है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा परेशान भी किया है ये क्वेश्चन। आज मैं वो सारे परेशानियों से बाहर निकालने का आपको प्रयास करूंगा और चुटकियों में क्वेश्चन को मसलने का प्रयास करूंगा और मैं एक से एक बेहतरीन आपको टेक्निक सिखाने का प्रयास करूंगा। इसी टेक्निक की कड़ी में आज हम देखेंगे कि कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन को किस तरह से काम करें, किस तरह से बनाना है। कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन को बनाते समय हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी कथन हमारा दिया हुआ है उसको आप प्रॉपरली कंसंट्रेशन बना करके पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए और जब उसको आप समझ जाइएगा फिर उससे निष्कर्ष निकालने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन एकदम फ्लैट होता है। कथन और निष्कर्ष का एक ही रूल है, जो कथन में दिया गया है, कथन में दी गई बातें या कथन का दिया गया सेंस डायरेक्ट वे में, प्रत्यक्ष वे में अगर निष्कर्ष से मैच कर जाता है तो आपका हमेशा सही होगा। यानी कथन के अपोजिट नहीं जाना है, कथन के फेवर में जाना है, कथन के सपोर्ट में जाना है, पॉजिटिवली होना चाहिए। और कुछ एक वर्ड आता है हमारे एग्जाम में जैसे केवल, मात्र, एकमात्र, ये सारे वर्ड निगेटिव वर्ड होते हैं। ये सारे वर्ड अगर निष्कर्ष में आ जाए उसको हम लोग को गलत मानना है। साथ ही हम लोग को ये चीज़ का ध्यान देना है कि कथन से और निष्कर्ष को हम लोग अटैच करने का प्रयास करेंगे, जोड़ने का प्रयास करेंगे। जोड़ने के प्रयास में ये ध्यान देना है अगर हमारा निष्कर्ष कथन के अकॉर्डिंग मैच नहीं करता, यानी कथन से मैच नहीं करता, उसको हमको गलत मानना है। और कभी भी कथन से बाहर जा करके हमको नहीं सोचना है, ना ही उस अपने दिमाग में कोई बात आने देना है ऐसा। और दूसरी बात कि कथन में जो बातें दी गई है हो सकता है आपको गलत भी लगे बातें, वो आपको 100% उसको सत्य मानना है। सत्य भी तो किस तरह का सत्य? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जिसको कि कोई नहीं झुठला सकता है, ऐसा सत्य मानना है जिसको कि कोई झुठला ही नहीं सकता, यानी सर्वमान्य सत्य समझ लीजिए। यानी जिसको कि सब आदमी, सारा जगत, सारा ब्रह्मांड कह लीजिए टाइप से सत्य मानता हो, वैसा टाइप का सत्य मान लेना है। जैसे आपका सूर्योदय, सूर्य का उदय होता है पूरब में, अस्त होता है पश्चिम में, ये कटु सत्य है, ये बदलने वाला नहीं है, ये होगा ही। दिन होता है तो रात होना सत्य है, रात होता है तो दिन भी होना सत्य है। इसी तरह का एकदम कटु सत्य समझना है स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग निष्कर्ष को सही और गलत करने का प्रयास करना है। जो निष्कर्ष हमारा सही आएगा वो निष्कर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। सही निष्कर्ष चुनने के क्रम में आपको मैं बता चुका हूं, कथन के अपोजिट नहीं जाना है। पहला चीज, कथन के सेंस से अगर निष्कर्ष का सेंस मैच कर जाए तो सही होगा, या कथन से डायरेक्ट मैच कर जाए, या फिर कथन सीधे रूप में निष्कर्ष में आ जाए पार्शल स्टेटमेंट के रूप में भी, तो भी वो सही होगा। कथन और निष्कर्ष में यही चीज सैलोगिज्म में गलत हो जाता है। तो आइए कथन और निष्कर्ष में जितना भी बातें हम लोग जाने हैं इसको आप रिपीट कर करके, बैक कर करके समझने का प्रयास कीजिएगा। जो बातें सिखाए हैं आगे क्वेश्चन से देखते हैं। आइए हमारा देखिए यहाँ दिया हुआ निर्देश में कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10, टोटल 10 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं लाया हूँ। इसमें नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 1 या 2 कथन दिए गए। जितना भी आपको क्वेश्चन यहाँ मिलेगा उसमें या तो 1 कथन रहेगा या फिर 2 कथन दिया हुआ रहेगा। आपको दिए गए कथन को सत्य मानकर, चाहे वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, जिस चीज़ को आप जानते हैं उससे भिन्न भी हो सकता है स्टेटमेंट, आपको फिर भी उसको सही माना है, तो ही आपको सही निष्कर्ष का चयन करना है। यानी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको सही निष्कर्ष का चयन करना है। अब यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट है, पहला यहाँ कहता है जेम्स एक फैक्ट्री में काम करता है। एक व्यक्ति का नाम दिया है, ध्यान समझना है इस चीज को। एक व्यक्ति का नाम दिया है जेम्स का, जो कि फैक्ट्री में काम करता है।
उसे वेतन मिलता। अब यहाँ देखिए, उसे मतलब किसको, जेम्स को। उसे किसके लिए आया, जेम्स के लिए। नहीं, जेम्स एक फैक्ट्री में काम करता है, उसे वेतन मिलता है। इट मीन्स क्या, इसके सेंस को समझिए आप। जेम्स एक फैक्ट्री में काम करता है, उसको वेतन मिलता है, यानी अपने काम का वेतन पाता है ना। वो फैक्ट्री में जो वर्क कर रहा है उसके लिए उसको वेतन मिल रहा है ना। अब आइए निष्कर्ष को चुनने का प्रयास करते हैं। जेम्स को अपना काम और वेतन पसंद है। अब देखिए, कहीं भी स्टेटमेंट में जारी किया गया है पसंद वर्ड का, पसंद है या नहीं है इसकी चर्चा है किया हुआ कथन में, इसलिए इसको हम लोग गलत मानेंगे। जेम्स को अपने काम का वेतन मिलता है। अभी आपके निष्कर्ष से सेंस क्या आया, जेम्स को अपने काम का वेतन मिलता है, इसलिए 2 नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर निष्कर्ष सही हो जाएगा। और यहाँ जेम्स को अपना वेतन पसंद है। अपना वेतन सबको पसंद होता है, ये हम जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कहीं भी इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। जेम्स फैक्ट्री में काम करना पसंद करता है। जेम्स एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, अब उस फैक्ट्री में काम करना उसको पसंद है या नहीं पसंद है, इसकी जानकारी ना तो आप दे सकते हैं ना हम दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि डाटा इसके बारे में दिया हुआ ही नहीं कथन में है, इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अधिकांश भारतीय जानते हैं उनके पास एक महान विरासत है। अधिकांश का मतलब क्या होता है वो समझिए। अधिकांश भारतीय कहने का मतलब हुआ कुछ भारतीय। अधिकांश का सेंस आता है कुछ, यानी अधिकांश भारतीय जानते हैं उनके पास एक महान विरासत है, यानी कुछ भारतीय जो हैं जानते हैं कि उसके पास एक महान विरासत है। यहाँ पर देखिए, कुछ भारतीय के पास जानते हैं, कुछ को आप छोड़ दिए हैं, कुछ भारतीय का ऐसा पार्ट आप छोड़ दिए हैं जो कि नहीं भी जानते हैं इस चीज को। अब आइए आगे देखिए, किंतु कुछ इसमें विज्ञान को शामिल करते हैं। इसमें जो है कुछ जो है विज्ञान को भी शामिल करते हैं। ये विरासत जो हमारा है विज्ञान की देन है, ये कहने का मतलब है। अब आइए निष्कर्ष पे फोकस करते हैं। कई भारतीय जानते हैं, मानते हैं, कई भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया है। अब यहाँ देखिए, विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया है। दूसरा दिया है, कई भारतीय नहीं जानते हैं कि भारत के पास महान वैज्ञानिक विरासत है। यहाँ पर अधिकांश भारतीय जानते हैं उनके पास एक महान विरासत है। अधिकांश भारतीय अगर जानते हैं उनके पास महान विरासत है, इट मीन्स क्या, कुछ भारतीय, अधिकांश का मतलब कुछ, यानी कुछ भारतीय जानते हैं उसके पास महान विरासत है, इट मीन्स कुछ भारतीय का पार्ट ऐसा है जो कि नहीं जानता है कि हमारे पास महान विरासत है। इट मीन्स 2 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही है, वैज्ञानिक विरासत। अब देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर दिया है, कई भारतीय पहला था, कई भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया है। यहाँ पर आपको जो दिया है, अधिकांश भारतीय जानते हैं उनके पास महान विरासत है, किंतु कुछ इसमें विज्ञान को शामिल किया। जो महान विरासत है उसमें विज्ञान को जो शामिल किए हैं आप, तो कई भी, यहाँ पर कुछ का सेंस है, तो यहाँ पर कई भी कुछ का सेंस है। कई भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया है, इट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, सही, यानी 1 और 2 दोनों निकलता है। आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्रीय सरकार का दायित्व है। भारतीय संग्रहालय जो होता है वो राष्ट्रीय संपत्ति होती है। संग्रहालय जितना भी होता है वो राष्ट्रीय संपत्ति होता है। इन द सेंस यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। अब यहाँ पर है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल राष्ट्रीय संपत्ति है। यहाँ देखिए, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को क्या कह रहा है, राष्ट्रीय संपत्ति, और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल क्या है, संग्रहालय है। अब आइए क्या है यहाँ पर, भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है। संग्रहालय को कहता है सुरक्षा सरकार का दायित्व है, लेकिन कथन से सेंस नहीं आ रहा है कि संग्रहालय जो है राष्ट्रीय संपत्ति है या नहीं है। हम जानते हैं कि संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है, आप जानते हैं कि राष्ट्रीय संपत्ति है, लेकिन स्टेटमेंट से जब तक जानकारी ना मिले हम कन्फर्म उसको नहीं मान सकते हैं। दूसरा है, राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल क्या है, ऐतिहासिक संपत्ति है, का संरक्षण केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है।
राष्ट्रीय संपत्ति आप मान विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को, तो उसकी सुरक्षा भी तो भारत सरकार की, या फिर आप भारतीय संग्रहालय की सुरक्षा, संग्रहालय की सुरक्षा जो है, संग्रहालय क्या होता है, ऐतिहासिक चीज उसमें रहता है, उसका सुरक्षा जो है संरक्षण केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। 2 नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 2 सही है, 1 गलत हो जाएगा। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चलती हुई बस से उतरना जोखिमपूर्ण है। आपको एक स्टेटमेंट जारी किया गया, चलती हुई बस हो, ट्रेन हो, गाड़ी हो, किसी चीज से चलता हुआ अगर गतिमान रहता है, उससे उतरना क्या होता है, जोखिम भरा होता है, जोखिम पूर्ण होता है। निष्कर्ष कहता है जो लोग चलती बस से उतरते हैं वे जख्मी होने का जोखिम उठाते हैं। अब यहां पर देखिए, कहता है चलती बस से उतरना जोखिमपूर्ण है, यानी अब जो भी आदमी अगर चलती बस से उतरेगा, इट मीन्स वो जख्म का जोखिम लेगा। अब यहां पर कहता है जो लोग चलती बस से उतरते हैं वे जख्म होने का जोखिम उठाते हैं। 1 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है सामान्यतः जनरली लोग जख्मी होने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। अब यहाँ स्टेटमेंट में लोग जख्मी होने का जोखिम उठाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो विश उसकी है, वो आपको कथन से कहीं जानकारी इसका है नहीं, इसलिए केवल निष्कर्ष 1 निकलता है आपका, सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमेरिका में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, यानी अमेरिकन कंट्री में, यानी अमेरिका देश में जितने भी वैज्ञानिक हैं, सभी वैज्ञानिक, देखिए ध्यान समझिएगा, सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, यानी अमेरिका में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक क्या हैं, प्रतिभाशाली हैं। कुछ भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में काम करते हैं, यहाँ देखिए कुछ भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में काम करते हैं। अमेरिका में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक क्या हैं, प्रतिभाशाली हैं, और कुछ भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में काम करते हैं, यानी कुछ भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, इट मीन सेंस। दूसरा चीज, अब यहाँ कुछ भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभावान हैं जो कि अमेरिका में काम करते हैं। पहला है सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक भारतीय हैं, सभी नहीं, यहाँ देखिए कुछ भारतीय का चर्चा है, आप कहते हैं सभी, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कोई के साथ अगर भी लग जाता है तो सेंटेंस पर जोर पड़ता है, जो कि निगेटिविटी को शो करता है। कुछ भी भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, कोई भी भारतीय वैज्ञानिक जो है प्रतिभाशाली, जबकि आप देख रहे हैं कुछ भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में काम करते हैं, और जो अमेरिका में काम करने वैज्ञानिक वो सब क्या है, प्रतिभाशाली, यानी कुछ भारतीय प्रतिभाशाली हैं वैज्ञानिक। तीसरा है कुछ भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। अब यहां से सेंस तो आपका आ रहा है, कुछ भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में काम कर रहे हैं, अमेरिका में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, इट मीन्स कुछ भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, सही हो जाएगा। चौथा है कुछ प्रतिभाशाली भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में काम कर रहे हैं। यहाँ देखिए कुछ भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में काम कर रहे हैं, अमेरिका में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, इट मीन्स कुछ प्रतिभाशाली भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में काम कर रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा, सही। यानी आंसर आपका 3 और 4 हो जाएगा। 3 और 4 आपका विकल्प नंबर सी में दिया हुआ आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये सेब खराब होने के लिए बहुत महंगा। अब देखिए यहां पर कथन को समझना है गौर से, कथन बहुत छोटा है और सेंस बहुत बड़ा है इसका। कहता है ये सेब, एक सेब की बात कर रहा है, ये सेब खराब होने के लिए बहुत महंगे हैं, यानी ये सेब जो है खराब होने के लिए महंगा है। ध्यान समझना है, सेब पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, अब उसको बिक्री नहीं करना है, हमको है कि उसको खराब करना है, खराब करना है, खराब हो जाए, इसके चलते सेब महंगा हो गया है, यानी सेब, ये सेब खराब होने के लिए बहुत महंगा है, आपका कथन दिया हुआ है। कथन समझ गए। अब पहला कहता है जब सेब की आपूर्ति कम होती है तो कीमत बढ़ जाती, ये हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, अगर से किसी भी चीज की आपूर्ति कमती है तो उसका कीमत बढ़ जाता है, ये तो इकोनॉमिक का रूल है। तो यहाँ पर जब सेब की आपूर्ति कम होती है तो कीमत बढ़ जाती है, हम जानते हैं, सही है, लेकिन स्टेटमेंट में खराब सेब का चर्चा दिया है, आप आपूर्ति की बात कर रहे हो, ये गलत हो जाएगा आपका।
दूसरा है सेब जितने महंगे होंगे उतने अच्छी कोटि के होंगे। यहाँ पर सेब को खराब होने के लिए महंगाई बढ़ा, सेब को खराब होने के लिए महंगा हुआ, आप कह रहे उत्तम क्वालिटी होगा तो महंगा होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ना तो एक ना ही दो, यानी आपका निष्कर्ष हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 में से कोई नहीं निकलता है, यानी आंसर हो जाएगा विकल्प डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है, कहता है शिक्षक विद्यार्थियों के आदर्श हैं। शिक्षक क्या हैं? विद्यार्थी के आदर्श, आइडल हैं, स्टूडेंट के टीचर। अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित करना शिक्षकों का दायित्व होता है। अपने विद्यार्थी में यहाँ देखिए वैज्ञानिक मनोवृत्ति डेवलपमेंट करना जो है किसका काम होता है? टीचर का दायित्व होता है ये कि स्टूडेंट में वैज्ञानिक मनोवृत्ति को डेवलप करे। शिक्षक विद्यार्थी के आदर्श होते हैं इसलिए। पहला है विद्यार्थियों में मनोवृत्ति, वैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं है। अब यहां देखिए मनोवृत्ति को विकसित करने की बात हो रही है, ये कह रहा है कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति है ही नहीं विद्यार्थियों में, ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है सब मिलाकर शिक्षक विद्यार्थियों की वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रभावित कर सकते हैं। यानी देखा जाए ओवरऑल अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट तो अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित करना शिक्षकों का दायित्व है। इट मीन्स शिक्षक में वो पावर है कि छात्रों के वैज्ञानिक मनोवृत्ति को विकसित कर सकता है, बढ़ा सकता है। 2 नंबर निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा? सही, यानी विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आक्रामक जानवरों को अवसर के अनुसार व्यवहार करने की प्रशिक्षण पूरे ध्यान और प्यार से दिया जा सकता है। यानी आक्रामक जानवर, यानी जो आक्रामक झपट्टा मारता है, जो जानवर किसी को काटने दौड़ता है, खाने दौड़ता है, खूंखार जानवर कह सकते हैं एक तरह से। आक्रामक जानवर जो होता है हमला करने वाला किसी पे ऊपर, आक्रामक जानवर को अवसरों के अनुसार, यहां देखिए बहुत वीवीआई शब्द है, अवसर यानी अवसर के अकॉर्डिंग व्यवहार करने का प्रशिक्षण पूरे ध्यान और प्यार के साथ, यानी जानवर पर प्यार भी लुटाना है, कंसंट्रेशन भी बनाना है, आपको टीच करना है, प्रशिक्षण देना है जानवर को कि आपको अकॉर्डिंग टू अवसर, जैसा अवसर रहेगा अवसर के अकॉर्डिंग आपको अटैक करना है। ऐसा आप सिखा सकते हैं, टीच कर सकते हैं। पहला है प्रशिक्षित कुत्ते आक्रामक नहीं हो सकते हैं। अब यहां देखिए आप कह रहे हैं प्रशिक्षण के साथ, प्यार और कंसंट्रेशन के साथ अगर प्रशिक्षण दिया जाए तो अवसर के अकॉर्डिंग वो अटैक कर सकता है। अब पहला कहता है प्रशिक्षित कुत्ते आक्रामक नहीं हो सकते हैं, जबकि प्रशिक्षित कुत्ता तो अवसर के अकॉर्डिंग आक्रामक होगा ही। 1 नंबर क्या हो जाएगा? गलत। आप कहते नहीं हो सकते हैं, 1 नंबर गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है जानवर हमेशा आक्रामक होते हैं बशर्ते उन पर ध्यान एवं प्यार ना दिया जाए। अब यहां देखिए एक वर्ड है जानवर और यहां पर आप कहते हैं आक्रामक जानवर और ये लिख रहा है जानवर, दोनों में फर्क है। कहता है जानवर हमेशा आक्रामक होते हैं बशर्ते उन पर ध्यान एवं प्यार ना दिया जाए, और यहां पर देखिए आपका जानवर हमेशा आक्रामक होते हैं बशर्ते उन पर ध्यान और प्यार ना दिया जाए। यहां पर हो जाएगा आपका केवल निष्कर्ष 2 सत्य हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है कि केवल थोड़े से बच्चे स्वयं पाठ सीख सकते हैं। एक ऐसा सिलेबस बनाया गया है पढ़ने के लिए, कहता है केवल थोड़े से बच्चे, केवल जो है थोड़ा सा बच्चा ही इस पाठ को सीख सकता है। यानी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बगैर किसी के टीच के नहीं सीख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ। पहला है इस पाठ्यक्रम का पाठ सीखना सभी बच्चों के लिए वांछनीय मतलब नेसेसरी, वांछनीय नहीं है। अब यहाँ पर ये आपको इन द सेंस कथन से आता नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। शिक्षक के बिना इस पाठ्यक्रम के पाठ सीखने में कुछ शिक्षार्थियों
को कठिनाई होती है। अब यहाँ पर आप देखिए सही हो जाएगा। केवल थोड़े से बच्चे हैं जो स्वयं पाठ सीख सकते हैं, बाकी जो थोड़े से बच्चे बचेंगे वो सारे बच्चे को तो टीचर की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ से दिया शिक्षक के बिना इस पाठ्यक्रम को के पाठ को सीखने में कुछ शिक्षार्थियों को कठिनाई होती है, यानी केवल निष्कर्ष 2 लागू होता है, विकल्प भी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किशोर बच्चों के विकास में टेलीविजन का बहुत प्रभाव पड़ता है। किशोर बच्चा किसको कहते हैं? यानी 11 साल से लेकर के आपको 16 साल के पहले का जो उम्र होता है वो होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या होता है कि बच्चे का माइंड डाइवर्ट होता है, वो जो भी देखता है, जो भी सीखता है, उस चीज़ को करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर आप देखिए किशोर बच्चों के डेवलपमेंट में टेलीविज़न का बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो टेलीविज़न का कार्यक्रम जो होता है वो बच्चे देखते हैं और किशोर बच्चे उस कार्यक्रम को देख करके गलत रास्ता भी अपना सकते हैं और सही रास्ता भी अपना सकते हैं। ऐसे में करना क्या चाहिए कि टीवी कार्यक्रम जो बनता है उस कार्यक्रम को इस कदर बनाना चाहिए कि किशोर बच्चे के विकासात्मक पहलू को ध्यान में रख करके बच्चों के हित के लिए, बेहतरी के लिए आप इस चीज़ को अगर डेवलप करते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब आइए निष्कर्ष को देखते हैं। टीवी देखने वाले बच्चों पर माता पिता का नियंत्रण रखना चाहिए, माता पिता का कंट्रोल हो। माता पिता टीवी पर कंट्रोल हर हमेशा नहीं कर सकते हैं बच्चों को। अब मान लिया जाए बच्चा किसी का घर पर, मेरा भी बच्चा घर पर है, मैं अभी आपका क्लास ले रहा हूँ, तो बच्चे का कंट्रोल रह सकता है क्या टीवी कार्यक्रम देखने पे? नहीं रह सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, किशोर बच्चों को टीवी के कार्यक्रम नहीं देखना चाहिए। टीवी का कार्यक्रम देखना चाहिए या नहीं देखना, डायरेक्ट आप मना नहीं कर सकते हैं किशोर बच्चा टीवी कार्यक्रम नहीं ही देखना चाहिए, ये भी गलत। टीवी किशोर बच्चों के शैक्षिक प्रगति पर बुरा प्रभाव डालता है। शैक्षिक प्रगति पर बुरा प्रभाव डालता है या नहीं डालता है, इससे आप अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इसकी जानकारी कन्फर्म नहीं मिलती है। चौथा है, टीवी के कार्यक्रम बनाते समय बच्चों के शैक्षिक, विकासात्मक और नैतिक पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। जिस समय टीवी कार्यक्रम बनाया जा रहा हो उस समय इन सारे चीज़ों का शैक्षिक, विकासात्मक और नैतिक पहलू का अगर ध्यान रखा जाए तो निश्चित रूप से किशोर बच्चों के लिए बेहतर कार्य हो सकता है, बेहतर समझ सकते हैं। यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। और अगर मेरा ये आपको क्लास डिस्कशन अच्छा लगा हो, इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और मैं प्रयास करूँगा, अब ये लॉजिकल रीजनिंग का मेरा सीरीज शुरू हुआ तो प्रत्येक दिन अब जो है आगे आपको ये मैं कथन कारण, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वधारणा, कथन तर्क, कथन कार्यवाही, ये सब पे क्वेश्चन लाऊं, आपको अधिक से अधिक सिखाने का प्रयास करूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।